ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और फ्रेंड्स आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 8, आप लोगों को पता है आज लेक्चर नंबर 8 मैं आप लोगों को ले रहा हूं। तो लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा वो होगा दी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सेक्शन। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। जनरली बहुत ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, जनरली ये जो गेट और ईएस लेवल पे पूछा जाता है, बट हम यहाँ पे कोई भी टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। हार्डली 30 to 40 मिनट्स का ये कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स को भी आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए समझते हैं कंपोजिट सेक्शन क्या है। अच्छा, इसको पढ़ाने से पहले जो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है मैंने आप लोगों को स्ट्रेस स्ट्रेन्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। तो आज जो मैं कंपोजिट सेक्शन पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला, स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट को, खासकर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स जो नहीं देखे हैं वो प्लीज जाके देख लीजिए, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी, वरना ये नहीं आएगी। ठीक है, एक्चुअली जो कंपोजिट सेक्शन के जो टॉपिक या जो कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं वो एप्लीकेशन पार्ट होता है बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपोजिट सेक्शंस, कंपोजिट सेक्शन का मतलब होता है फ्रेंड्स द बार्स इन पैरेलल। इसको हम लोग फ्रेंड्स एक और नाम से बुलाते हैं, वो होता है बार्स इन पैरेलल। ठीक है, अब थोड़ा समझेंगे एक्चुअली में ये होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के जो बार होते हैं, जो भी हम लोग ने यहाँ पे लिया था रेक्टेंगुलर बार लिया था जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है, तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, हमेशा हम क्या कर रहे थे, किसी एक मटेरियल को कंसिडर कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं दो अलग अलग बार ले रहा था तो एक बार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस टाइप से भी बार कंसिडर कर रहा था तो मैं ये मान रहा था कि ये पूरा बार एक किसी मटेरियल का होगा और ये बार किसी अलग मटेरियल का होगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे बार को कंस्ट्रक्ट करूं जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू या डिफरेंट मोर देन टू मटेरियल से बना होगा, तो उस पे जो स्टडी की जाती है उसी को कहते हैं द स्टडी ऑफ कंपोजिट सेक्शन। अब ठीक है, मैं आप लोगों को ऐसा करता हूं, डायग्राम बना के दिखाता हूं ताकि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आए। ठीक है, मैं मान लेता हूं ये मेरा कोई फिक्स्ड सपोर्ट सेक्शन है। ठीक है, यहां पे मेरे पास एक बार है। ठीक है, चलिए ये रहा मेरा बार। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे ये सिंगल बार नहीं है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये दो अलग अलग बार के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। जैसे एक ही हो गया, एक ये और एक ये। ठीक है, यहां पे मैं मान लेता हूं, देखिए मैं इसको अच्छे से डायग्राम प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से मैं बना देता हूं। ठीक है, ओके, चलिए यहां पे देखिए, मान लीजिए कि यहां पे एक बार है। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो बार है ये दो मटेरियल का बना हो। फॉर एग्जांपल मैं ये कह लेता हूं कि मान लीजिए दिस मटेरियल इज स्टील। ठीक है, ये मटेरियल स्टील है, ये और ये वाला मटेरियल, और ये बीच का जो मटेरियल है ये है कॉपर। ठीक है, इसकी जो पूरी लेंथ है वो है L। ठीक है, और इसके एक्सिस से, मिडिल ऑफ द एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं मान लेता हूं कि यहां पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है, जो टेंशन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू है P। ठीक है, अब सबसे अच्छा एग्जांपल जो कंपोजिट सेक्शन का मैं आप लोगों को बता सकता हूं, तो जो आपके घर में कॉलम्स बनते हैं वो जनरली कंक्रीट के होते हैं और उसमें स्टील बार्स लगे होते हैं। यानी कि अगर आप एक कॉलम को स्टडी करेंगे तो वो जो होता है कॉलम, वो कॉम्बिनेशन ऑफ कंक्रीट एंड स्टील बार होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, यहां पे अगर लोड लगता है, यहां पे जैसे बार्स में अगर मैं यहां फोर्स लगा रहा हूं, तो यहां पे देखिए ये जो बार है ये दो डिफरेंट मटेरियल से बना है। देखिए अलग अलग मटेरियल हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया स्टील और कॉपर, आप ले सकते हैं एल्यूमिनियम ब्रास, एल्यूमिनियम का कॉपर, स्टील एल्यूमिनियम, आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं ये मान लेता हूं, इतने सारे कॉम्बिनेशन के बीच की मैं ये मान लेता हूं कि ये मटेरियल है मेरा, ये मेरा मटेरियल नंबर 1 है, ये मेरा पहला मटेरियल है, मटेरियल नंबर 1, और ये है मेरा मटेरियल नंबर, ठीक है, ये है मेरा मटेरियल नंबर 2। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे अगर मैं आपको समझाऊं, यहां पे अगर मैं आपको इलोंगेशन ऑफ द बार की कॉन्सेप्ट में बताऊं, तो आप ये देखेंगे कि ये जो बार में जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स जो है ये स्टील या फिर जो सेक्शन 1 है, जो मटेरियल 1 है उसको भी सहना पड़ रहा है, और जो आपका मटेरियल 2 है इस पे भी वो फोर्स लग रहा है। ठीक, अगर मैं यहां पे कहूं कि यहां पे जो यंग्स मॉड्यूलस है फॉर मटेरियल 1, चलिए हम लिखते हैं फॉर मटेरियल
चलिए मटेरियल 1 की बात कर लेते हैं। तो मटेरियल 1 पे मैं मान के चलता हूं कि जो यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल 1, यंग्स मॉड्यूलस फॉर मटेरियल 1, अगर मैं मटेरियल 1 की बात करूं तो इसके लिए जो यंग्स मॉड्यूलस होगा हमारा, हम मान लेते हैं वो है E1, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि इसका कुछ अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है, तो मैं मान लेता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मटेरियल 1 इज इक्वल टू A1, ठीक है। यहां पे जो लेंथ है, यहां पे जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ को मैं मान लेता हूं L1, लेंथ को मैं मान लेता हूं L1, ठीक है। तो अब यहां पे उसी तरह से अगर मैं मटेरियल 2 की बात करूं, ठीक है, अगर मैं मटेरियल 2 की बात करूंगा, अगर मैं मटेरियल 2 की बात करूंगा तो इसके हिसाब से जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज है यंग्स मॉड्यूलस की एरिया की लेंथ की, वो क्या क्या हो जाएगी, E2, A2 और L2, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं करस्पॉन्डिंग टू 1 जो मटेरियल 2 के लिए भी उसकी यंग्स मॉड्यूलस E2 हो जाएगी, एरिया उसका अलग रहेगा A2 और लेंथ उसका रहेगा L2। अब डायग्राम से आप यहां पे देख सकते हैं, डायग्राम से अगर आप लोग यहां पे ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम से आपको एक चीज पता चलेगा कि L1 जो है यहां पे फॉर बोथ द मटेरियल्स, दोनों मटेरियल्स के लिए, फॉर बोथ द मटेरियल्स L1 इज इक्वल टू L2। आप ध्यान से देखिए यहां पे जो इस लेंथ, जो मटेरियल 1 का जो लेंथ है वो मटेरियल 2 का है, क्योंकि दोनों एक साथ है, पैरेलली आपस में कनेक्टेड है और इक्वल लेंथ के हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि L1 इज इक्वल टू L2 और इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं L, जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है या कॉन्सेप्ट में जो मैंने आपको बताया। नाउ अब क्योंकि यहां पे फोर्स लग रहा है, मैं यहां पे कुछ फोर्स लगा रहा हूं, याद रखिए आप इसको सेल्फ वेट इलोंगेशन ड्यू टू वेट से कंसीडर मत कर लीजिएगा, वो अलग टॉपिक है। वो मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ठीक है, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट में यहां पे उसके वेट की वजह से इलोंगेशन आ रहा था। यहां पे हम वेट को नहीं कर रहे, यहां पे मैं कुछ फोर्स P लगा रहा हूं, ठीक है। अगर मैं यहां पे वेट को कंसीडर करता तो मैं यहां पे W लिखता, लेकिन हम यहाँ पे वेट को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे फोर्स को लगा रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स की लगने की वजह से यहाँ पे कुछ स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा और यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन लेंथ आएगा, ठीक है। देखिए फोर्स के लगने की वजह से यहाँ पे स्ट्रेस इंड्यूस होगा, स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है, बहुत इजी है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा और कुछ चेंज इन लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ, ठीक है, चेंज इन लेंथ ऑकर होगा, ठीक है। अब एक्चुअली फ्रेंड्स मैं ये मान के चलता हूं कि जो स्ट्रेस मेरे मटेरियल 1 पे डेवलप होगा, ठीक है, जो स्ट्रेस मेरे मटेरियल 1 पे डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप्ड इन मटेरियल 1 पे जो स्ट्रेस डेवलप्ड होगा, मैं मान के चलता हूं कि उसकी वैल्यू होगी सिग्मा 1। ये मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, स्टील, कॉपर, कंक्रीट, एल्यूमिनियम, ब्रास, कुछ भी ले सकते हैं, क्वेश्चंस के हिसाब से हम डील कर लेंगे, ठीक है, दैट इज नॉट एन इशू। और उसी तरह से अगर मैं स्ट्रेस डेवलप्ड देखूं, स्ट्रेस डेवलप्ड ये मटेरियल 1 के लिए है, उसी तरह से स्ट्रेस डेवलप्ड इन मटेरियल 2, ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2, ठीक है। ये सब चीज आप नोट करते जाइए, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं ये मानता हूं कि जो लोड लग रहा है मटेरियल 1 पे, ठीक है, लोड ऑन मटेरियल 1, इसको मैं मान लेता हूं P1, ठीक है। ये लोड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों मटेरियल्स पे। कैसे हो जाएगा, अगर मैं मान रहा हूं मटेरियल 1 पे जो लोड लग रहा है, अगर मैं उसको P1 मान लेता हूं, उसी तरह से लोड ऑन मटेरियल 2, दूसरे मटेरियल पे जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो अगर मैं मान लूं P2, ठीक है, अगर उसको मैं मान लूं P2, तो यहां पे मैं जो ये लोड लगा रहा हूं P, तो P की वैल्यू को मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2।
आई एम सॉरी फ्रेंड्स, देखिए यहां पे लग सकता है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ओके, तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कंपोजिट सेक्शन पर जो लोड लगता है, कंपोजिट सेक्शन पर जो लोड लगता है वो दोनों मटेरियल्स, जनरली जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दो मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन पर ही पूछे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उससे ज्यादा के जो मटेरियल्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो गेट और आईएएस लेवल पे पूछे जाते हैं। हम यहाँ पे उस लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दो मटेरियल के लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप कितना भी मटेरियल इसमें ऐड कर दीजिए, उससे कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। ठीक है, तो यहां पे जो लोड होता है वो होगा P1 प्लस P2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए हमें एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर मैं P1 की बात करूं तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 इंटू A1, क्योंकि जो फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू होती है स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि P1 की वैल्यू है स्ट्रेस डेवलप्ड एट मटेरियल 1 इनटू एरिया ऑफ द मटेरियल 1। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। उसी तरह से मैं P2 को लिख सकता हूं स्ट्रेस डेवलप्ड एट मटेरियल 2, ठीक है, इनटू एरिया ऑफ द मटेरियल 2। ठीक है, इनटू एरिया ऑफ द मटेरियल 2। ठीक है, तो यहां पर जो मैं लोड लिखना, लोड को अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, यहां पे अगर मैं, चलिए इसको मैं कहां लिख दूं, यहां पे इसके बगल में ही लिख देता हूं फ्रेंड्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखूंगा तो ये सिंप्लीफाई करके मैं कैसे लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। ठीक है, सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। पहला रिलेशन क्या आया हमारा, पहला रिलेशन ये है कि जो भी हमारा लोड अप्लाई होता है कंपोजिट सेक्शन पे, या फिर हम जो कहते हैं बार्स इन पैरेलल, उसमें जो लोड होता है वो जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स उसमें रहते हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बट नॉट नेसेसरली इक्वल। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो। ठीक है, अलग अलग हो सकता है, एरिया अलग अलग है तो स्ट्रेस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, एक रिलेशन हमारा ये आ गया। ठीक, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। अब P1 को हमने क्या लिख दिया, स्ट्रेस एट मटेरियल 1 इंटू एरिया ऑफ द मटेरियल 1, और P2 को लिख दिया हमने स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल 2 इंटू एरिया ऑफ द मटेरियल 2, और उसको यहां पे हमने लिख दिया। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गया। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्चुअली में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एक्चुअली में जो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उसमें कंपोजिट सेक्शन से रिलेटेड आपको स्ट्रेस की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमारा स्ट्रेस के लिए ये हो गया। ठीक, अब हमको दूसरा ऐसा रिलेशन चाहिए। देखिए हमारे पास दो वेरिएबल है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। क्यों, क्योंकि हमारे पास दो मटेरियल है, मटेरियल 1 और मटेरियल 2। तो अगर हमारे पास दो वेरिएबल है तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम वेरिएबल्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा वेरिएबल हम कहां से लाएंगे, चलिए उसको भी मैं बता देता हूं आप लोगों को, उसको भी मैं बता देता हूं। चलिए, एक रिलेशन हो गया हमारा P इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, और ये P हमारा लोड लगाया जा रहा है बॉडी पे। दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं इस पूरे बॉडी का, अगर मैं पूरे बॉडी का चेंज इन लेंथ देखना चाहूं तो जितना चेंज इन लेंथ, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, एक साथ जुड़ा हुआ है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कंक्रीट का जो आपके कॉलम्स में लगे होते हैं। ठीक है, तो जितना चेंज इन लेंथ मटेरियल 1 का होगा, चेंज इन लेंथ की यहां पे मैं बात कर रहा हूं, चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल। ठीक है, डेल्टा एल, या फिर मैं लिख सकता हूं सिग्मा। ठीक है, सॉरी डेल्टा, डेल्टा यानी कि चेंज इन लेंथ यानी कि डिफ्लेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो अगर फोर्स की वजह से डिफ्लेक्शन आ रहा है तो ध्यान देंगे कि ये क्योंकि एक पूरा एक सेम सिस्टम ऑफ मटेरियल है, तो जितना डिफ्लेक्शन मटेरियल 1 पर होगा, ठीक है, उतना ही कितना होगा मटेरियल 2 पर। मान लीजिए कि इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो इस टाइप से आ रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा डिफ्लेक्शन आ गया, तो ये जो मेरा चेंज इन लेंथ हुआ, ये जो मेरा चेंज इन लेंथ आया है, इसको आप अलग से मत बनाइएगा, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। तो ये जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो मटेरियल 1 के लिए भी सेम आ रहा है और मटेरियल 2 के लिए भी सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोनों मटेरियल के लिए सेम आ रहा है तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा फॉर 2, यानी कि चेंज इन लेंथ फॉर मटेरियल 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ फॉर मटेरियल 2। अगर आप इसे अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चेंज इन लेंथ फॉर मटेरियल 1 इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ फॉर मटेरियल 2। ठीक है, नाउ
चेंज इन लेंथ का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है PL अपॉन A। यही होता है हमारा चेंज इन लेंथ। अगर मैं एक सिंपल रेक्टेंगुलर बार की बात करूं तो इसको मैंने बताया था आप लोगों को कि चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला होता है, ये डेल्टा L की वैल्यू होती है, वो यही होती है। ठीक है, तो डेल्टा L की वैल्यू अगर PL अपॉन A होती है तो चलिए मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं। तो मैं लिख सकता हूं P1 L1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू P2 L2 अपॉन A2 E2। ठीक, ओके। नाउ मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि यहां पे जो लेंथ है मटेरियल 1 और मटेरियल 2 दोनों के लिए जो लेंथ है वो बराबर है। ठीक है, हमें पता है कि L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू L। ठीक, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे मैं लिख सकता हूं P1 L अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू P2 L अपॉन A2 E2। ठीक है, पहला रिलेशन जो आया है इसको मैं फिलहाल मिटा देता हूं। ठीक है, आप लोग इसको लिख लिए होंगे, इसको मार्क कर लेंगे। ओके, नाउ L और L कैंसिल हो गए तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? P1 अपॉन A1 E1 इज इक्वल टू P2 अपॉन A2 E2। ठीक है, और मुझे एक और बात क्या पता है फ्रेंड्स? मुझे एक और बात पता है कि P1 बाय A1 इज इक्वल टू सिग्मा 1। ठीक है, स्ट्रेस इंड्यूस जो मटेरियल 1 पे है वो क्या होगा? लोड एट 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1, क्योंकि यही तो हमने लिखा था P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1। ठीक है, उसी तरह से P2 बाय A2 की भी जो वैल्यू है वो है सिग्मा 2। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं? यहां पे लिख रहा हूं, तो ये देखिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिग्मा 1 बाय E1 is equal to sigma 2 by E2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, तो अगर मैं आप लोगों से कहूं कि मेरे पास एक ऐसा बार है जो कि दो मटेरियल के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो आप लोगों को जो स्ट्रेस निकालने का जो फॉर्मूला होगा, ठीक है, हमको क्या यहां से स्ट्रेस निकालने को कहा जाता है? ये हमारा एक मान लीजिए बार है और ये दो मटेरियल से बना है। मैं एक बार फिर से इसको आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, एक मटेरियल ये है, इसको एक अलग कलर से मैं कर दे रहा हूं, और एक मटेरियल है मान लीजिए आपका, जिसको मैं इस ब्लैक से कर दे रहा हूं। ये लीजिए, ये दो अलग अलग मटेरियल है। ठीक है, तो दो अलग अलग अगर मटेरियल है और उसमें अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो यहां पे इन दोनों मटेरियल के लिए अगर मैं स्ट्रेस को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मेरे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो पहला होगा सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 इज इक्वल टू P। ठीक है, एक हमारे पास ये रिलेशन होगा, बहुत ध्यान से देखेंगे ना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये, और दूसरा जो रिलेशन होगा वो क्या होगा? वो होगा हमारे पास सिग्मा 1 बाय E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाय E2। ठीक है, क्योंकि मटेरियल अलग अलग है तो इनके यंग्स मॉड्यूलस भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे, और यही दो रिलेशन से हम कंपोजिट बार्स में अलग अलग सेक्शन का स्ट्रेस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे एक और मान लीजिए किसी और को जोड़ देता तो यहाँ पे बस क्या हो जाता? सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 प्लस सिग्मा 3 A3 और सिग्मा 1 बाई E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई 2 इज इक्वल टू सिग्मा 3 बाई 3। तो यहाँ पे आप लोगों से जो क्वेश्चन एक्चुअली में पूछा जाएगा, ठीक है, जो क्वेश्चन एक्चुअली में आप लोगों से पूछा जाएगा वो रिलेटेड टू टू मटेरियल्स ही होगा, दो मटेरियल के ही कॉम्बिनेशन पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करते हैं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। देखिए, अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम, जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल बता रहा था, सबसे अच्छा एग्जांपल कंक्रीट होता है, इसलिए मैंने आपको इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दे दिया कि हमारे पास एक कंक्रीट कॉलम है 500 इंटू 500 mm का, यानी कि एक स्क्वायर शेप में है वो। ठीक है, इन सेक्शन इज रीइंफोर्स्ड विद 4 स्टील बार। तो
एक है हमारा कंक्रीट और दूसरा है हमारा स्टील, ठीक है, वो भी 4 स्टील बार लगे हुए हैं ऑफ 20 mm डायामीटर, 1 इन ईच कॉर्नर, ठीक है। इसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। द कॉलम इज कैरिंग अ लोड ऑफ 300 किलो न्यूटन, फाइंड द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट। देखिए मैंने आपसे कहा था कि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं तो आपको स्ट्रेसेस की वैल्यू पूछी जाती है, तो फाइंड द स्ट्रेसेस इन कंक्रीट एंड स्टील बार, आपको यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कंक्रीट की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आप लोगों से कहा गया है कि आपके पास एक कंक्रीट है, वो कंक्रीट के चारों कोने पे, वो कंक्रीट एक स्क्वायर कॉलम में है, स्क्वायर कॉलम है वो जिसमें कंक्रीट है, और उसके चारों कोने में 4 स्टील बार लगे हुए हैं जिसका डायामीटर 20 mm आपको दे दिया गया है, ठीक है। और उस पूरे कंक्रीट पर 300 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमें यहां पे क्या करना है, हमें यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इन स्टील एंड कॉलम, सॉरी स्टील एंड कंक्रीट, उन दोनों पे हम लोग को स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए बहुत इजी है, इसको पहले हम लोग को एक डायग्राम बनाना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो डायग्राम बनाने से क्या होता है, डायग्राम बनाने से आपका काम इजी हो जाता है, ठीक है। चलिए तो ये रहा मेरा कंक्रीट, ठीक है, इसी तरह से हो गया मेरा स्क्वायर कंक्रीट है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। कैसे पता कि स्क्वायर है, इसका डायमेंशन है 500 इंटू 500 mm, यानी कि इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 500 mm, ठीक है, और इसकी जो ये विड्थ होगी वो भी होगी 500 mm, ठीक है। अब इस कंक्रीट पर 4 स्टील बार लगे हुए हैं चारों कॉर्नर में, तो एक ये हम बना देते हैं एक, ठीक है, ये रहा मेरा एक स्टील बार, ये रहा मेरा दूसरा स्टील बार, ठीक है, ये रहा मेरा तीसरा स्टील बार, ठीक है। बहुत इजी है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, ये रहा चौथा, ठीक है, ये रहा चौथा स्टील बार, और इन सब का आपको जो डायामीटर है वो दे दिया गया है 5 = 20 mm, ठीक है, 20 mm का आपको दे दिया गया है। यहां पे आपको जो लोड लग रहा है, अब लोड यहां पे कैसे लग रहा होगा, इसका जो ये है फ्रेंड्स, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी बोर्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में P की वैल्यू होगी, वो होगी 300 किलो न्यूटन, ये आपका फोर्स लग रहा है। आपको इन स्टील कॉलम और इस कंक्रीट पर लगने वाले स्ट्रेसेस को बताना है, ठीक है। फोन ओके, थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं अपन। ओके नाउ यहां पे आप लोग देख सकते हैं, यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि यहां पे जो आपका जो मैं ये मान के चलता हूं कि यहां पे जो हमारा स्ट्रेस जो हमारा डेवलप हो रहा है इन कंक्रीट, ठीक है, स्ट्रेस इन कंक्रीट को मैं मान के चलता हूं सिग्मा सी, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि स्ट्रेस जो कंक्रीट पर लग रहा है उसकी वैल्यू है सिग्मा सी, और जो स्ट्रेस आप लोगों का स्टील पर लग रहा है, स्टील, ठीक है, स्टील पर लग रहा है वो है सिग्मा एस, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि स्ट्रेस इन स्टील है सिग्मा एस और स्ट्रेस इन कंक्रीट है सिग्मा सी। ओके नाउ आप लोगों को देखिए यहां पे अगर मैं एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं बड़ी आसानी से कर सकता हूं। मैं पहले लिख देता हूं एरिया ऑफ द, पहले मैं पूरे एरिया ऑफ द कॉलम निकालता हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द कॉलम क्या होगा, एरिया ऑफ द कॉलम होगा 500 इंटू 500 mm स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 1 2 3 4 mm स्क्वायर, ठीक है, मतलब 25,000 mm स्क्वायर। अब अगर मैं इसको ठीक है, यहां पे एक और चीज लिख देता हूं, ES यानी कि यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील है आपका 210 इंटू 10⁹ पास्कल, ठीक है, और E ऑफ कंक्रीट भी दिया गया है 15 इंटू 10⁹ पास्कल, ठीक है, और तो कुछ नहीं दिया है आपको, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन को क्या कर सकता हूँ, मिटा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। देखिए ये क्वेश्चन कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब आप लोग एक चीज देख सकते हैं कि अगर मैं एरिया ऑफ द कॉलम को लिखा हूं 2,50,000 mm स्क्वायर, ठीक है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप इसको लिख सकते हैं 25 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब यहां पे देखिए
यहां पे एरिया ऑफ द कॉलम, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने एरिया ऑफ द कॉलम निकाला है, एरिया ऑफ द कंक्रीट नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूं, एरिया ऑफ स्टील निकाल रहा हूं, एरिया ऑफ स्टील, यानी कि एएस को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, 4 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर। 4 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 स्टील कॉलम है, ठीक है, 4 स्टील बार यहाँ पे है, इसलिए मैं 4 को इसके एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू 0. इसको 20 स्क्वायर ही मैं कर देता हूं, 20 स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 इंटू पाई बाय 4 इंटू डी का स्क्वायर। सो द आंसर इज 1256, ठीक है, 1256 mm स्क्वायर, ठीक है, 1256 mm स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको एकदम मीटर में लिखना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा 1256 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ओके, तो यहां पे मेरे पास एरिया ऑफ द स्टील की वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ द स्टील की वैल्यू आ गई है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, एरिया ऑफ द कंक्रीट को अब मैं निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ द कंक्रीट होगा एरिया ऑफ कॉलम माइनस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, कंक्रीट आपका ये पूरा नहीं है फ्रेंड्स, कंक्रीट आपका इस स्टील बार को हटा के जो एरिया है वो एरिया ऑफ द कंक्रीट है, और पूरा एरिया है एरिया ऑफ द कॉलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2,50,000 माइनस 1256, ये क्या हो जाएगा mm स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए इसको भी मैं कर देता हूं, आपका आंसर आ जाएगा 248,744 mm स्क्वायर, या फिर आप कर सकते हैं इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एरिया ऑफ द कंक्रीट भी आ गई, एरिया ऑफ स्टील भी आप लोगों के पास निकल गया, ठीक है। अब हमारे पास जो दो रिलेशन है, जो मैंने आप लोगों को बताया था, जो दो रिलेशन हम यूज करेंगे, वो दो रिलेशन हम क्या क्या यूज करेंगे, जो दो रिलेशन हम यूज करेंगे, देखिए फ्रेंड्स, पहला रिलेशन होगा टोटल लोड इज इक्वल टू सिग्मा SAS प्लस सिग्मा CAC, ठीक है। ये हमारा होगा पहला इक्वेशन, ठीक है, ये होगा हमारा पहला इक्वेशन, जहां पे हमको P की भी वैल्यू पता है, एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट की भी वैल्यू मुझे पता है, तो ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन क्या होगा हमारा, दूसरा इक्वेशन होगा सिग्मा S अपॉन ES इज इक्वल टू सिग्मा C अपॉन EC। ये मेरा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा, दिस विल बी माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पहले दूसरे इक्वेशन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। चलिए तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन होगा हमारा सिग्मा स्टील अपॉन 210 गीगापास्कल इज इक्वल टू सिग्मा कंक्रीट अपॉन 15 गीगापास्कल, ठीक है। आप 10 टू द पावर 9 करेंगे तो वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि सिग्मा स्टील जो है वो 14 टाइम्स सिग्मा C के बराबर आ रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा जरूरी नहीं है ऐसा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो स्ट्रेस डेवलप इन स्टील हो रहा है वो 14 गुना ज्यादा है जो कि कंक्रीट पर स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो चलिए मैं क्या कर रहा हूं, इस एरिया को भी मैं अच्छे से लिख देता हूं, एरिया ऑफ स्टील की वैल्यू है 1256 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कंक्रीट है आपका 248,744 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ताकि यहां पे मैं इसको हटाकर सॉल्व करते बने मुझे, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं मान लेता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, तो मैं इस इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू को क्या पुट कर दूंगा, पहले इक्वेशन पर पुट कर दूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P इज इक्वल टू 14 टाइम्स सिग्मा C इंटू AS प्लस सिग्मा C इंटू AC, ठीक है। तो P की वैल्यू है आपकी 300 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 300 किलो न्यूटन बोला है आप लोगों को, इज इक्वल टू 14 सिग्मा C, ठीक है। चलिए सिग्मा C को कॉमन निकाल लेते हैं, सिग्मा कंक्रीट 14 इंटू एरिया ऑफ स्टील है 1256 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ कंक्रीट 248,744 इंटू 10 टू द पावर -6,
ठीक है, तो यहां पे जब आप सिग्मा सी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, लेट मी टेल यू द आंसर, इट विल कम एज 1.126 मेगा पास्कल। यानी कि अगर आप इसको अच्छे से लिखें तो यह आ जाएगा 1.126 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से जो सिग्मा कंक्रीट की वैल्यू आ जाएगी वो इतनी आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, सिग्मा स्टील निकालना है। तो सिग्मा स्टील के लिए हमारे पास रिलेशन पहले से मौजूद है, सिग्मा एस इज इक्वल टू 14 सिग्मा सी। तो सिग्मा एस की वैल्यू आ जाएगी 14 इंटू 1.126 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 इंटू 1.126 15.764, ये आ रहा है आपका 15.764 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1.126 मेगा पास्कल, और इसको आप लिख सकते हैं 15.764 मेगा पास्कल। ठीक है, तो देखिए ये कितना आसान है। यहां पर आप लोगों से क्या हुआ, यहां पर आप लोगों को सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना स्टील कॉलम आपका यूज किया गया, 4 स्टील कॉलम आपका यूज किया गया था, डायग्राम में आप देख सकते हैं। तो जो एरिया हमने कैलकुलेट किया वो चारों का कंबाइन एरिया लिया हमने। ठीक है, आप यहां पे सिर्फ एक एरिया को लेंगे, आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि लोड जो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो इन 4 स्टील कॉलम और एक कंक्रीट कॉलम पर भी क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। टोटल 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मटेरियल सिर्फ 2 है, पर टोटल कितने लगे हैं यहाँ पे स्टील कॉलम, यहाँ पे स्टील के जो बार है वो टोटल 4 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। यही कॉन्सेप्ट है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोजिट सेक्शन का। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर दैट वी विल स्टडी, दैट विल बी द कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मल स्ट्रेसेस, यानी कि गर्मी की वजह से लगने वाले बॉडी पर स्ट्रेस कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कंपोजिट सेक्शन का 2 मेन फॉर्मूला है, लोड इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2 फर्स्ट रिलेशन, और सिग्मा 1 बाई E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 बाई E2। ठीक है, ये 2 रिलेशन का यूज करके आप कंपोजिट सेक्शन के किसी भी न्यूमेरिकल्स को बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को बताएं। स्टेट लेवल AJE की जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये बहुत ही ज्यादा काम आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।